फ्रेंड्स, मैं धीरज पांडे आप लोगों को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बिना कुछ देर किए चलते हैं बेसिक इंग्लिश की ओर। बेसिक इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों प्रकार में हम लोग प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चारों प्रकारों को हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर पढ़ा है, आप लोग उसको डिटेल में देख सकते हैं। और जो भी गलतियां होंगी उसको कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारें। हम भी इंसान हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। आगे हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस के पास। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है कि टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है, प्रेजेंट टाइम वो होता है यानी कि वर्तमान काल होता है, जो अभी समय चलता है, जो अभी समय चल रहा है, जारी है, वो प्रेजेंट टेंस होता है यानी कि वर्तमान काल होता है। और दूसरा हम लोग जिक्र किए थे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका है वो हमारा भूतकाल में गणना होती है। जैसे राम ने आम खाया था, ठीक ना, ऐसे जो भी ट्रांसलेशन आएंगे, जो भी वाक्य आएंगे वो भूतकाल में आएंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी कि जो समय अभी आने वाला है भविष्य में, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर टाइम कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं या भविष्य का समय कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस कि हम लोग चारों भागों को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चारों प्रकार का डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। वीडियो YouTube पर पड़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं पास्ट टेंस के पास, यानी कि भूतकाल। भूतकाल की ओर चलते हैं। हम लोग भूतकाल के सभी प्रकार, भूतकाल के भी 4 प्रकार हैं। भविष्य काल जो पढ़ेंगे आगे फ्यूचर टेंस, उसके भी 4 प्रकार हैं। तो भूतकाल के 4 प्रकार जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो हमें यही दर्शाएगा कि समय क्या है, बीत चुका है। वो किसी भी रूप में आए, वो पास्ट इंडेफिनिट के रूप में आए, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस के रूप में आए, चाहे पास्ट परफेक्ट के रूप में आए, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूप में आए, चारों में हम लोग यही पढ़ेंगे पास्ट में कि ये समय जो है हमारा वो बीत चुका है, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस के फर्स्ट टॉपिक यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम यही पढ़ेंगे कि हमारा समय जो है वो बीत चुका है यानी कि भूतकाल है, ठीक ना। देखिए एक जोक है, अगर कोई व्यक्ति न रहे तो हम लोग उसकी क्या करते हैं, गणना करते हैं, फलाना ऐसे था, ठीक ना। तो था तब ना था, अब नहीं है ना, वो काम बीत चुका है, यानी कि वो इंसान नहीं है, भूत बन गया है, तो हम लोग उसका नाम ले रहे हैं। वो था तो थी, ऐसा समझ में। तो वो था या थी, तो कहने का मतलब है कि जो समय हमारे सामने ना हो उस समय हम पीछे बीत चुका है या छोड़ चुके हैं। जैसे हमने कह दिया कि मैंने पिछले वीडियो में, ठीक ना, प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, लेकिन अभी क्या पढ़ा रहा हूं, पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूं, यानी कि वहीं से भूतकाल। तो अभी जो हम बोल रहे हैं वो वर्तमान में बोल रहे हैं, और जो हमारे पीछे जितनी बातें बीत चुकी हैं, जो हम बोल चुके हैं, वो क्या है, सब भूतकाल में है। तो हमारा समय जो बीता हुआ समय होता है वही भूतकाल होता है, वही क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। हम लोग अब चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस का पहला टॉपिक है, पहला कार्य। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अपनी होती है कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आए या ई आए या ए आए प्लस था आए, थी आए या थे आए होती है, तो इन क्रियाओं का अनुवाद जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी कि जिस टेंस के क्रिया के लास्ट में आ ई ए हो, था थी थे हो, ठीक ना, दोनों हो, उस क्रिया का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, अभी नहीं खाए हैं, खा चुके हैं, ठीक ना, पेट भर गया है। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया था, दोनों का अर्थ नहीं है, मैंने आम खाया था अच्छा है मैंने आम खाया।
कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम वाक्य लिखे हैं ये हमारे पीछे की घटना है, ये काम हो चुका है, ठीक ना। मैंने आम खाया, ठीक ना, यानी कि मैं खा चुका हूँ। मैंने आम खाया था, यानी कि मैं आम खा चुका हूँ, ठीक ना। अभी समय की गणना नहीं हो रही है, ये जो समय है ये बीता हुआ समय है। तो यहाँ पर अब वाक्य ऐसे आ जाते हैं, तो हम वाक्य को बनाना भी है ना, ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए कोई रूल होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ताकि हम इस तरह के वाक्य को बना सकें। यहाँ पर हम वाक्य बनाने का नियम लिखे हैं कि पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्रिया का दूसरा रूप हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको लिखेंगे और जो भी अदर वर्ड होगा। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें था, थी, थे है, तो इसमें वाज वेयर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। इसी के वजह से हम लोग जो है यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए आगे कंटिन्यूअस में करेंगे इसमें, तो यहाँ पर है कि मैंने आम खाया, मैंने आम खाया था। तो यहाँ पर पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मैंने आम खाया। तो मैंने का क्या होगा, आई, आई के साथ वाज वेयर तो लगाना नहीं है, आई के साथ हम लोग लगा दिए क्रिया का दूसरा रूप। क्रिया का अगर दूसरा रूप लगाएंगे तो यहाँ पर खाना होगा, खाना का दूसरा रूप आपका हो जाएगा एट, आई एट इटेन, तो यहाँ पर एट हो जाएगा, ए टी ई, आई एट इटेन। सॉरी लाइट कट गया है, वीडियो आप लोगों को धुंधला दिखाई देता होगा, फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम बोल देते हैं जिससे आप लोग सुन के भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आई एट मैंगो, इसके V2 के बाद का ऑब्जेक्ट लगाने के लिए मैंगो, MANGO, मैंगो। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया या मैंने आम खाया था, दोनों का ये ट्रांसलेट रूप हो जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट रूप आई एट मैंगो। तो आई एट मैंगो का अर्थ होता है कि मैंने आम खाया और मैंने आम खाया था। हमने इसे बनाया है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रिया का दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड आएगा उसको जोड़ देंगे। इतना हो गया। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल रूप देख लिए, ठीक ना। अब पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल रूल देखने के बाद अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को देख करके हम लोग इसके बाद इंट्रोगेटिव को देखेंगे। इसी में इंट्रोगेटिव को देखने के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेंगे। देखिए पहले हम लोग इसी में दूसरा पार्ट देखते हैं निगेटिव, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हम लोग जैसे मैंने आम नहीं खाया है, मैंने आम नहीं खाया है, यानी कि जिस वाक्य में नहीं हो वहीं क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर अब आपका वाक्य बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट, डिड लिखने के बाद नॉट लिख देंगे, डिड नॉट के बाद इसमें भी क्रिया का दूसरा रूप लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट जैसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग डिड नॉट लगा देंगे और डिड नॉट लगाने के बाद V2 लगा देंगे, V2 यानी क्रिया का दूसरा रूप, और क्रिया का दूसरा रूप लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, लाइट आ गया, 1 मिनट हम लोग थोड़ा फ्लैश लाइट जला लेते हैं। फ्लैश लाइट भी जल गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, मैंने क्या है, सब्जेक्ट है, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं आपका नेगेटिव मार्क है, खाना आपका क्रिया हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिख दिए आई के साथ डिड नॉट। देखिए डिड नॉट का प्रयोग जो होगा सभी के साथ होगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई भेद नहीं है कि सिंगुलर के साथ लगेगा और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, या प्लूरल के साथ लगेगा सिंगुलर के साथ नहीं लगेगा। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग जो हम लोग सबके साथ करेंगे, वो चाहे सिंगुलर नंबर में वाक्य हो या प्लूरल नंबर में हो, हम लोग सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक,
आइए हम लोग देखते हैं आई के बाद कर रहा है डिड नॉट, आई डिड नॉट। इसके बाद क्रिया का दूसरा रूप तो V2 खाना है, आई डिड नॉट एट, एट मैंगो, आई डिड नॉट एट मैंगो, यानी कि मैंने आम नहीं खाया है, आई डिड नॉट ईट मैंगो, एट मैंगो। अब देखिए यहां पर मैंने आम नहीं खाया है, आई डिड नॉट एट मैंगो। देखिए यहां पर हम चाहें तो क्रिया का फर्स्ट रूप भी लगा सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट रूप भी लगा सकते हैं, आई डिड नॉट ईट मैंगो, ईट मैंगो, क्योंकि डिड का प्रयोग किए हैं, डिड का प्रयोग किए हैं तो क्रिया का फर्स्ट रूप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने आम नहीं खाया है, आई डिड नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नेगेटिव वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिड नॉट लगा दिए, डिड नॉट के बाद क्रिया लगा दिए, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको भी जोड़ देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी अदर वर्ड होगा तो फालतू जोड़ेंगे। देखिए जैसे मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम घर पर नहीं खाया, मैंने आम छत पर नहीं खाया, मैंने आम बगीचे में नहीं खाया, ठीक ना, जो भी अदर वर्ड बीच में रहेगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद उसको हम लोग पीछे ढकेल देते हैं। आई होप नेगेटिव आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न सूचक वाक्य की ओर। इंट्रोगेटिव में हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो होता है वो प्रश्न सूचक वाक्य होता है, ठीक ना। तीसरे टॉपिक हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, INTROGATIVE। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य में हम लोग देखेंगे कि देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, बताया था कि प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं और वाक्य के शुरू में भी आ सकते हैं। तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं उस शब्द का हम लोग वर्ड शुरू में लिख देते हैं वाक्य के, और जब वाक्य के शुरू में ही आ जाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लगा देते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग डू डज लगाते थे, ठीक ना, और यहाँ पर जो है हम लोग पास्ट में डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं कि वाक्य इंट्रोगेटिव में लिख देते हैं कि क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया था, क्या आपने खाना खाया था, ये क्या आपने खाना खाया था। देखिए ये व्यक्ति जो है पूछ रहा है कि क्या आपने खाना खाया या क्या आपने खाना खाया था, छोड़िए खाया, क्या आपने खाना खाया, यानी कि ये जो बात हो रही है ये न प्रेजेंट में हो रही है, ठीक ना, और ना ही आपका प्रेजेंट में नहीं हो रही है, ये बात जो हो रही है पास्ट में हो रही है, लेकिन है इंट्रोगेटिव, ठीक। कह रहे कि क्या आपने खाना खाया, ठीक। ऐसे व्यक्ति तभी पूछता है जब अपने खा लेता है बेचारा, ठीक ना। अपने जब खा पी लेगा दूसरे से पूछेगा खैला तो कहेगा कि हाँ या नो, यस या नो दो में जवाब देगा, ठीक ना। तो यहाँ प्रकार क्या आपने खाना खाया, तो यहाँ पर भी वाक्य बनाने का नियम होगा, वाक्य बनाने का नियम, वाक्य बनाने का नियम, वाक्य बनाने के नियम में हम लोग सिलसिले में चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो इंट्रोगेटिव दिया है ना वो किसमें दे दिया है, शुरू में दे दिया है, ठीक ना। तो जब शुरू में दे दिया है तो रूल क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में दे दे तो क्या रूल होगा, दोनों का रूल अलग अलग होता है। हम लोग पारा पारी इसको सीखेंगे। आइए यहाँ पर पहले हम लोग डिड लगा देंगे, डिड के बाद हम लोग सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, सब्जेक्ट अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नॉट,
अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे, क्रिया को जोड़ देंगे, इसके बाद क्रिया लगा देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्या आपने खाना खाया, क्या, तो यहाँ पर डिड हो जाएगा, पहले बिना सोचे समझे डिड लगा दिए, ठीक ना। डिड के बाद हम लोग सब्जेक्ट को खोजेंगे, सब्जेक्ट आपने है तो डी यू हो जाएगा, डिड यू। इसके बाद नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं जोड़ेंगे तो डिड यू। खाना है क्या, क्या होगा, इट, ई ए टी, इट फूड, एफ डबल ओ डी फूड। इसके बाद कर रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, डिड यू इट फूड, क्या आपने खाना खाया। तो यहां पर जो होगा वाक्य आपका बन के तैयार हो गया, क्या आपने खाना खाया। अब हम लोग देखते हैं इसी सिलसिले में कि जब वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव आ जाए तो रूल क्या होता है, तो कैसे बनता है, ठीक। यहाँ पर देखिए शुरू में दे दिया है क्या आपने खाना खाया, तो इंट्रोगेटिव और शुरू में है ना, तो शुरू में आपका क्या हो गया, शुरू में हो गया तो पहले डिड जोड़ दिए, डिड के बाद सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट के बाद आपको क्रिया को लगा दिए, क्रिया के बाद आपके ऑब्जेक्ट को लगा दिए, ठीक है ना। तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो है क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाना नहीं भूलेंगे। अगर अदर वर्ड दिया रहेगा तो अदर वर्ड लिख देंगे, अदर वर्ड लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। अब देखते हैं कि जब जो है इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आ जाए तो हमारा रूल क्या होता है, रूल वही होगा, इंट्रोगेटिव जो भी होंगे वर्ड उसको शुरू में लिख देंगे और इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दे दे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क हो गया, पूछ रहा है तुमने क्या किया, बहुत बदमाश लड़का है, ठीक ना, किससे प्रश्न कर रहा है इसको खुद ही पता नहीं है, तुमने क्या किया। देखिए जो गंवार होते हैं, ठीक ना, जिनको कुछ समझ नहीं है, ना समझ नहीं है, वो अपने गार्जियन को भी कह देते हैं कि तू हमारा खातिर क्या के लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर शब्द है कि तुमने क्या किया, ठीक ना, लेकिन ये सब गलत बात है। गार्जियन तुमको पैदा कर दिया, पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर दिया, वही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक ना। तो तुमको अपने पैरों पर खड़ा करके कर दिया, पैरों पर चलना सिखा दिया, यही दुनिया की सबसे बड़ी बात है। अगर बेटा अपना फर्ज समझ ले कि माँ बाप हमको धरती पर भेजे हैं, लाए हैं और लाने के बाद हमको अपने पैरों पर खड़ा कर दिए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वो खुद अगर सोच ले, ये बातें उसके दिमाग में नहीं आती हैं। आइए हम लोग टेंस की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि तुमने क्या किया, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा पहले हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी होगा, इंट्रोगेटिव व्हाट हो, वेयर हो, ठीक ना, इंट्रोगेटिव को हम लोग शुरू में लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव को कहाँ लिख देंगे, शुरू में। इसके बाद हम लोग डिड को जोड़ देंगे, डिड को जोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के लिखने के बाद हम लोग वर्ब लिख देंगे, वर्ब का क्रिया का पहला रूप, वर्ब लिखने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखना डालना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें क्या है, ठीक। तो क्या को शुरू में लिख देंगे व्हाट, इसके बाद कह रहे डिड जोड़ दीजिए, व्हाट के बाद डिड जोड़ दिए, डिड के बाद कह रहे सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट तुमने है तो तुमने का यू हो जाएगा, व्हाट डिड यू, ठीक ना, तुमने व्हाट डिड यू। इसके बाद आपकी क्रिया क्या है, डू मैंने करना, तो डू, व्हाट डिड यू डू। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट यही रहता कि तुमने मेरे लिए क्या किया, ठीक ना, तो मेरे लिए जो होता डू के बाद हो जाता, ठीक। अब देखिए तुमने क्या किया, तो क्या बीच में है, इंट्रोगेटिव है, शुरू में लेके आ गए व्हाट को। इसके बाद कह रहा है कि इंट्रोगेटिव लिखने के बाद आप डिड जोड़ दीजिए, डिड जोड़ दिए, डिड के बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लिख दीजिए उस वाक्य का, सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट लिख देने के बाद कह रहा है क्रिया को लिख दीजिए, क्रिया का फर्स्ट रूप, तो डू माने करना होता है, डू लिख दिए, ऑब्जेक्ट दिया रहता तो ऑब्जेक्ट को भी लिख देते। इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग
अगले वीडियो में ये समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, ठीक ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ठीक। इसको समझने के बाद हम लोग जो है फ्यूचर टेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।